उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर दी श्रद्धांजलि। कहा, पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही है जांच, दोषियों को दी जाएगी कड़ी से कड़ी सजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर मारे छापे। आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए बारामूला जिले के उरी इलाके में भी चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मजबूती से उठाएगा। कहा, भारत दुनिया भर में टीके की समान पहुंच करेगा सुनिश्चित। और बहुमत से थोड़ा कम होने के बाद भी कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सत्ता में वापसी तय। विपक्षी कंजर्वेटिव नेता इरिन ओटूल ने चुनाव में हार स्वीकार की। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,115 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 34,469 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना के स्वस्थ होने की दर 97.75% हो गई है और अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,09,575 रह गई है, जो कि 184 दिनों में सबसे कम है। भारत ने 82 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके की खुराक देकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में 18 वर्ष से अधिक कुल आबादी में से करीब 64.8% को पहला टीका और लगभग 22.2% को दोनों टीके लग चुके हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन जरूर करें। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैक्सीन मैत्री अगले महीने से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अवधारणा के अनुरूप कोवैक्स के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभाने के लिए वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत इनका निर्यात भी फिर शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीन की अतिरिक्त आपूर्ति का उपयोग कोविड महामारी से मिलकर निपटने की विश्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अगले 4th क्वार्टर में हम हमारी ज़रूरियात को पूरी करके अधिक प्रोडक्शन करेंगे। ये प्रोडक्शन के तहत और उत्तराखंड में आज 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। कोविड-19 मामलों में आई गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही कक्षाएं संचालित होंगी। इसके अलावा सभी हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि वो उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहने और अन्य प्रोटोकॉल्स का भी पालन करें। स्कूल प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का सही ढंग से पालन किया जाए। गौरतलब है कि राज्य में 16 अगस्त से कक्षा 8वीं से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। हालांकि छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। छात्रों के पास अब भी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प खुला हुआ है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। श्रीनगर कोठीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल के खुलने से छात्रों के बीच खुशी का माहौल है और कोरोना के कारण लंबे समय के बाद स्कूल में पढ़ने को लेकर छात्र काफी उत्साहित भी नजर आए। सभी के स्कूल में कोरोना दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सभी के लिए करना अनिवार्य है। छात्रों के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य है। वरना हम तो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, लेकिन उस पर इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते थे। एक तो इंटरनेट की इश्यूज़ होते थे और हम फेस टू फेस बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर हम फेस टू फेस टीचर्स के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं
जो भी डाउट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास थे उस पर हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे। जो बच्चे को एक ऑफलाइन में समझ आ जाता है वो ऑनलाइन में समझ नहीं आता है, क्योंकि टीचर्स के एक्सप्रेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देश में कोविड संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन एहतियात और सावधानियां अब भी बरतना बेहद ज़रूरी है। इस विषय पर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर संजय कुमार राय, प्रोफेसर एम्स। डॉक्टर संजय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड प्राइम में। और बात करें कि रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अब भी संभल कर कदम रखना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से कंट्री में अगर देखिए पिछले 2-3 महीने से ग्रेजुअल डिक्लाइन है, केसेस कम होते जा रहे हैं। केरला में सिर्फ बढ़ रहा था, बट केरला में भी डिक्लाइन है। अगर पूरी कंट्री की मैं बात करूं तो एक्सेप्ट मिजोरम जिसमें थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है, बाकी कंट्री के ऑलमोस्ट सारे हिस्से में डिक्लाइन है। और ये एक अच्छा संकेत है नॉर्मलसी की तरफ जाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत पहले ही कहा था कि जान है और जहान है, दोनों में समन्वय होना चाहिए, और उस दिशा में हम शायद बढ़ रहे हैं। साथ में हमारा टीकाकरण भी जिस रफ्तार से हो रहा है, दुनिया में शायद एक साथ इतने टीके अभी तक किसी ने नहीं दिए हैं। एक दिन में हम 2.5 करोड़ के आसपास टीके दे पा रहे हैं। तो कुल मिला के काफ़ी संतोषजनक है, और हम लोगों को काफ़ी संतोष मिलता है जब इस तरीके के आंकड़े आते हैं सामने। तो बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अगर टीकाकरण की बात करें तो अभी तक के जितने भी चरण रहे हैं वो सफल रहे हैं। भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन इससे आगे आप टीकाकरण को किस तरफ बढ़ते देखते हैं? कहाँ जो चुनौतियां हैं उनको पार पाने की जरूरत है उन पर? देखिए, टीकाकरण का जो रफ्तार है, जैसा आपने बताया कि दुनिया में एक साथ इतने लोगों का टीका जो है किसी देश ने नहीं लगाया है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, धीरे धीरे जो है अब हमारा सेकेंड डोज की तरफ इम्फेसिस रहेगा। फर्स्ट डोज जो है ज़्यादातर जो पॉपुलेशन था हमारा 18 ईयर्स एंड एबव, उनको लग चुका है। सेकेंड डोज लगाने के बाद चूँकि प्रोटेक्शन जो है बेटर मिलता है, इसलिए जो है सेकेंड डोज जो है दोनों का ही, चाहे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो मेनली 2 लग रही हैं, और भी वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है, स्पुतनिक है। तो जो मेन चैलेंजेस अभी दिख रहे हैं सेकेंड डोज को पूरा करना। अभी आपने ये भी बताया था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि जो कोवैक्स को देने के लिए, और ये रियली एक बहुत ही सराहनीय कदम है। पहले भी जब दिया गया था कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके की वासुदेव कुटुंबकम की बात सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, हमें अपनी मदद के लिए भी उनकी जरूरत पड़ती है। हमारे बहुत से आइटम जो है वैक्सीन बनाने के लिए भी जो है इंपोर्ट होके आते हैं। जो टेक्नोलॉजी भी है, देखिए अगर जैसे कोविशील्ड की टेक्नोलॉजी है वो यूके की टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते कि सिर्फ हम ही मदद कर रहे हैं। तो दोनों ही पहलू को देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। जी। लेकिन आने वाला वक्त काफी नाजुक है डॉक्टर राय। त्योहार का सीजन फिर से शुरू होगा, स्कूल खुल गए हैं, यहाँ से बिल्कुल भी कोताही अब बरती नहीं जा सकती। डेफिनेटली कोताही अभी नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि अभी कोविड जो है गया कंप्लीटली नहीं है, अभी भी है। हाँ, केसेस कम जरूर हो गए हैं, और केसेस कम होने से हमें अगर खुशी मिल रही है तो यह जो है कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जो है थोड़े से केसेस बढ़ने लगे। एहतियात अब बरतें, सारी खुशियां मनाएं, सब कुछ करें। जैसे स्कूल कॉलेज भी खोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने देखा कि शायद बंद करने से हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चों का की अगर बात करें खोलने से ज्यादा है। थोड़े बहुत इन्फेक्शन अगर उसमें होते भी हैं तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बच्चों में बहुत ही माइल्ड डिजीज है। सेम यहाँ पे हमें एहतियात थोड़े बरतने पड़ेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते रहते हैं, शुरू से करते रहते हैं, सबसे कारगर उपाय हुआ है, और उस पे अगर हम अमल लाते हैं तो शायद इसको जो है बहुत दिनों तक रोकने में सफल भी रहेंगे। धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप होती जा रही है, दोनों तरीके से। नेचुरल इम्यूनिटी भी काफी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था, उससे हो चुकी है, और वैक्सीनेशन का भी जिस तरीके से रफ्तार है, इन दोनों को मिला के जो है हम शायद जो है हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे। हर्ड इम्यूनिटी
कंप्लीटली तो नहीं हो सकता, देख के लग रहा है, लेकिन कंट्रोल रहेगा। और लंबे समय तक अगर हम कंट्रोल कर लें, सीवियरिटी कम हो जाए, जैसे वैक्सीन देने के बाद सीवियरिटी बहुत ही कम होती है, डेथ ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। दुनिया के किसी भी देश को अगर हम देखें तो जिस तरीके से जहां जहां वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है, डेथ्स कम हो गई हैं। शायद इन्फेक्शन कंट्रोल करने में भले ही हम उतने सक्षम ना हो थ्रू वैक्सीनेशन, बट सीवियरिटी और डेथ को रोकने में हम सक्षम हैं अभी तक, जो भी ग्लोबल डेटा है, हिंदुस्तान का डेटा है। और इसलिए जो है वैक्सीन को जो है अभी भी जो है हमारा जो है कंट्रोल मेजर्स में जो है प्रायोरिटी दी जा रही है। और दूसरा, काफी एक बड़े हिस्से को सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हो गया था, उससे भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोनों को मिला के जो है शायद अभी तक हम ये कहेंगे कि हमारी स्थिति जो है काफी संतोषजनक है। और फ्यूचर में आप देख के ऐसा लगता है, जिस तरीके से हमने अचीव किया है इम्यूनिटी दोनों के थ्रू, कि एक बहुत ही बड़ा कोई वेव जो है आने की संभावना बहुत ही कम होती जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वह वेव की संभावना, जो हम थर्ड वेव कहते थे या बच्चों की बात करते थे, बच्चों की बात इसलिए करते थे हम कि हमें लगता था कि बच्चे अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं और कोई भी नया वायरस आके स्ट्रेन उनको इन्फेक्ट कर सकता है। स्कूल कॉलेजेस बंद थे, बट बच्चों को इन्फेक्शन हो चुका है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी लेटेस्ट सीरो सर्वे का रिजल्ट पब्लिश किया था कि 60% से ऊपर बच्चों को, 18 साल से कम के बच्चों को, ऑलमोस्ट 60%, करीब 27 करोड़ बच्चों को इस देश में इन्फेक्शन हो गया और हमें पता नहीं चला। इसलिए नहीं पता चला कि बच्चों में बहुत ही माइल्ड डिजीज होती है, सीवियरिटी न के बराबर होती है, और इसलिए हमारा एक धारणा बन गई थी कि बच्चों को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफी संतोषजनक ये है, बच्चों के भी लिहाज से और ओवरऑल सारी कम्युनिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। कंट्रोल मेजर्स की हम अगर बात करें तो कंट्रोल अभी तक जो है हमारे अंडर कंट्रोल है। बिल्कुल, तो फिलहाल स्थिति निश्चित रूप से नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन आगे के लिए अब क्या रणनीति देखें? अगर हमने दूसरे चरण में जो देखा है, जो भी हमने कमियां पाई हैं, अब उन कमियों को दूर करने का वक्त है, क्योंकि थोड़ी स्थिरता आई है। अगर सेहत के मोर्चे पर बात करूं, जी हाँ, देखिए हमें ग्रेजुअली जो है सारे प्रिकॉशन लेते हुए नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना चाहिए। दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे चैलेंजेस दिख रहे हैं, हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। एक पॉपुलेशन के हिस्से को जो है हमेशा मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। कोई नया स्ट्रेन आ सकता है जो खतरनाक हो सकता है, नया स्ट्रेन आ सकता है। इस टाइप के वायरस में हमेशा जो है म्यूटेशंस होते रहते हैं। अभी तक देखिए तो हजारों से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं, लेकिन सारे म्यूटेशन से हमें मतलब नहीं रहता है। कुछ म्यूटेशंस जिनको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न करते हैं, जो या तो इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है या उसकी सीवियरिटी बढ़ा देता है, या जो नॉर्मल प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का होता है उस पर असर नहीं होता है उसका, तो हम उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में लाते हैं। वह जो ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न 4 हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। हो सकता है कल जैसे म्यूटेशंस होते रहते हैं कोई और वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ जाए। हो सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वह एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बाईपास कर दे, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी से हो या इससे हो, आपके वैक्सीन से हो। अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी पॉपुलेशन जो है उसके लिए ससेप्टेबल हो सकती है। तो हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। एक अच्छे जो है सर्विलेंस सिस्टम की जरूरत है, और वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। पहले हमारे पास देखिए तो बिल्कुल ही नहीं थे, आरटीपीसीआर टेस्टिंग नहीं था। अगर 2020 की बात करें, मार्च में हम 2000 टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इस समय जो है हम 20 लाख के आसपास टेस्ट कर लेते हैं, हमेशा 10 से 20 लाख के बीच में डेली टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी कैपेसिटी कई गुने ज्यादा बढ़ गई है पहले से। वैसे ही जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए जो है हमारी कैपेसिटी नहीं थी। अब 1 या 2 लैब हुआ करते थे, इस समय पूरी कंट्री में उसका जाल बिछा हुआ है। पिछले 6 महीने के अंदर ही ये सब हुआ है। तो देखें तो एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। और मेन है जो चैलेंजेस हमें कि मॉनिटर करते रहें, और कभी भी हम अगर ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी को बाईपास करने की क्षमता वाला वायरस आ गया है, नया स्ट्रेन आ गया है, तो उसके अप्रोप्रिएट एक्शन उस समय लिया जा सकता है। इसलिए सर्विलेंस जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज है फ्यूचर के लिए। वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको कंटिन्यू रखते हुए शायद हम कंप्लीट कर लेंगे वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में तो अब हमें कोई संदेह ही नहीं लगता उसमें कहीं से जो है प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर राय, अगर बात करें तो अब त्योहार के सीजन तो आएंगे, साथ ही बदलेगा मौसम,
जब दिल्ली समेत अगर बात करें पूरे उत्तर भारत में और अन्य स्थानों पर भी फॉग की समस्या होगी, दूसरा मौसम बदलने की समस्याएं होंगी, उस मौसम में भी बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, देखिए कुछ मौसम्स ऐसे होते हैं जो वायरस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस के लिए काफ़ी जो है फेवरेबल कंडीशन होता है। जैसे रेनी सीजन या जस्ट रेनी सीजन के बाद थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता है, न ही बहुत कम रहता है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कम हो, ये सब फेवरेबल नहीं होते। बट ये सीजन उनके लिए फेवरेबल होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए फेवरेबल होता है। तो अभी त्योहारों का भी मौसम आ रहा है, प्लस मौसम के साथ साथ जो है हमारा फेवरेबल मौसम उनके लिए भी आ रहा है, उसमें ग्रो होने की संभावना और ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें एहतियात तो बरतना ही पड़ेगा। अभी दर्द खत्म नहीं हुआ है और एहतियात वही है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम हमेशा बातें करते रहते हैं कि मास्क पहने, जब भी भीड़ भाड़ जगह पे जाएं, उससे भीड़ भाड़ जगह पे जाने से बचें। पहली बात तो हमेशा जो है कोशिश करें कि 2 गज की दूरी मेंटेन रखें। तो बंद कमरे में जो है कई लोग बैठने से जो है अगर एक को भी इन्फेक्शन है तो फैलने का खतरा रहता है। ओपन में वह कई गुना कम हो जाता है खतरा। अगर तो कभी भी भीड़ जो है बंद कमरे में न लगाएं, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें। जैसे स्कूल के लिए भी कहा जाता है कि वेंटिलेशन वहाँ प्रॉपर रखें, बंद कमरे में एसी ऑन करने से जो है बेटर है कि ओपन करके रखें, तो उतना ही संक्रमण का खतरा कम होता जाता है। तो हमें सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे जब तक अभी संक्रमण का थोड़ा भी खतरा बना हुआ है, और इस तरीके से जो है हम दोनों ही अपनी जान भी बचा सकते हैं और सारे जो है नॉर्मलसी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। निश्चित तौर पर तो संक्रमण में जो कमी आ रही है, लेकिन हमें सावधानियों में कमी नहीं रखनी है, यही बता रहे थे डॉक्टर संजय रॉय। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन को थावरचंद गहलोत द्वारा खाली मध्य प्रदेश राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा उपचुनाव 4 अक्टूबर को होगा। डॉक्टर एल मुरुगन ने नामांकन दाखिल करने से पहले कहा कि वे मध्य प्रदेश के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। I want to my contribution fully to develop Madhya Pradesh, and I want to work with the. I got a great opportunity to contribute myself and to the Madhya Pradesh. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम की जनता का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से ही देश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जहां वे एक के बाद एक कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे, जो अफगानिस्तान के बदले हालात के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने निवेशकों के एक सम्मेलन में कहा कि क्वाड संरचना के तहत जो सहयोग का एजेंडा है वो रचनात्मक और विविध है। चीन के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि चीनी पक्ष को ये बता दिया गया है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता दोनों ही देशों के संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण है।
इस हफ्ते अपने अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अलग अलग मुलाकातें करेंगे, तो वहीं वे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के समूह क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे। इसका आयोजन पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निवेदन पर व्यक्तिगत मौजूदगी में हो रहा है और कूटनीति के हिसाब से यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने निवेशकों के एक सम्मेलन में कहा कि क्वाड संरचना के तहत जो सहयोग का एजेंडा है वो रचनात्मक और विविध है। उन्होंने कहा कि क्वाड के चारों देश संपर्क और बुनियादी ढांचे, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण कोविड-19 से निपटने में वैक्सीन के लिए सहयोग और भरोसेमंद एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पर बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें फिर से रूप देना और विविधतापूर्ण बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये हमें एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि हम आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर व्यक्तिगत रूप से क्वाड के ढांचे के भीतर और क्वाड राष्ट्रों के साथ कई पहलों में शामिल हैं। चीन के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि चीनी पक्ष को यह बता दिया गया है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमने चीनी पक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति आवश्यक है। भारत और चीन के संबंध का विकास केवल 3 म्यूचुअल्स पर आधारित हो सकता है, जिसमें आपसी आदर, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित शामिल हैं। पड़ोसी देशों से सामने आ रही चुनौतियों पर श्रृंगला ने कहा कि अफगानिस्तान और पूर्वी सीमा पर चीन हमें नई वास्तविकताओं का आभास करा रहा है, वहीं पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की वॉशिंगटन से खास रिपोर्ट। दूरदर्शन न्यूज की टीम इस समय पर वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है, ठीक व्हाइट हाउस के सामने, और दुनिया भर की निगाहें अब व्हाइट हाउस पर हैं। क्यों? क्योंकि आखिरकार जो क्वाड लीडर्स की मुलाकात है वो अब होने जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्वाड लीडर्स की इस बैठक में शिरकत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह निकल करके आती है कि क्वाड का मकसद और फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर शांति को और समृद्धि को एक तरह से बरकरार रखा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सागर नाम का मंत्र दे चुके हैं, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर शांति को, सुरक्षा को, समृद्धि को एक तरह से स्थापित किया जा सके। हम इस बात को जानते हैं कि इंडो पैसिफिक की जहां तक बात करते हैं, 1/3 से भी ज्यादा जो समुद्री रास्ते के माध्यम से जो कारोबार होता है दुनिया भर का, वो इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होता है। ऐसे में कुछ देश तो ऐसे हैं जो यहां पर यूनिलैटरल एक्सपेंशनिज्म कर रहे हैं, एक तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ कई देश ऐसे भी हैं जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में छोटे देशों का भी ख्याल रख करके एक ओपन, एक इंक्लूसिव और एक फ्री इंडो पैसिफिक बनाना चाहते हैं। तो क्वाड का पूरा जो फोकस है वो इसी बात पर रहने जा रहा है कि कैसे शांति और समृद्धि को स्थापित किया जा सके जहां तक इंडो पैसिफिक की बात आती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी एक तरह से होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में भी। ऐसे में इन बायलैटरल मीटिंग्स का फोकस इन बात पर रहेगा कि कैसे इस कोविड महामारी के बाद में कोलैबोरेशंस को बढ़ाया जा सके वैक्सीन को लेकर के। दूसरा, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर कैसे फोकस किया जा सके, यानी कि ग्रीन एनर्जी पर कैसे फोकस किया जा सके। तीसरा, कि कैसे जो नई टेक्नोलॉजी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको किस तरह से बढ़ावा दिया सके। इन तमाम मुद्दों पर फोकस रह सकता है जहां तक द्विपक्षीय वार्तालाप की अगर बात की जाए तो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वॉशिंगटन डीसी के अंदर, फोकस इन तमाम मुद्दों पर रहेगा, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे आकर्षित किया जा सके भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत, इस बात पर भी काफी फोकस रह सकता है। कैमरा पर्सन प्रीति रंजन के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। प्रधानमंत्री का बेहद अहम अमेरिका का दौरा, और इस दौरे से जुड़ी पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राजधानी नई दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य रथ को दिल्ली और में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ लद्दाख के अस्पतालों और सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराएगा। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट।
आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राजधानी नई दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य रथ 2021 के तहत मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि माता मंगला जी एवं श्री भोले की प्रेरणा से ये रैली लद्दाख के करगिल, पद्दुम एवं लेह में स्थित अस्पतालों और सरकारी स्कूलों के 250 से भी अधिक बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, एम्बुलेंस, स्कूली बैग और गर्म कपड़े लेकर गई है। इस तरह का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जो उन्होंने कदम उठाया है उसको आज सामाजिक संस्थाएं खुलकर अपना रही हैं और मैं मंगला माता जी और भोले महाराज जी को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इतने दूरस्थ क्षेत्रों के लिए भी सोचा है। शिक्षा स्वास्थ्य रथ की टीम में 15 बाइकर्स ने हिस्सा लिया है जो तमाम पड़ावों से गुजरते हुए सुदूरवर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख गए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा रथ जो गया है ये हम पद्युम जंस्कार जो वैली पड़ती है लद्दाख की, वहाँ पे ये सेवाओं को अपना दिया है। उसमें एम्बुलेंस हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के अस्पतालों में पहुँचेंगी, वहाँ के स्कूलों में पहुँचेंगी। गौरतलब है कि माता मंगला जी एवं श्री भोले ने इससे पूर्व भी देश के तमाम राज्यों में कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा और जरूरी सामग्री देने के अलावा रसद और खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया था। इसी क्रम में अब लद्दाख में स्वास्थ्य शिक्षा रथ का कारवां भेजा गया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी क्रम में सरकार के साथ साथ निजी संगठन भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्वास्थ्य और सेवाओं से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं निजी संगठनों द्वारा पहुंचाई गई है। इससे न केवल लद्दाख क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य तरह की सुविधाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी, बल्कि देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाकर नए भारत की संकल्पना को पूरा करने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज में उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी के निधन से वे बेहद दुखी हैं और महंत की हत्या मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिस पर उन्होंने आनंद गिरी और 2 अन्य लोगों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं और पुलिस की तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हुए आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस की सहायता से हरिद्वार में हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में विवेचना अभी जारी है और विवेचक पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है और विवेचक इस संबंध में अब किनकी गिरफ्तारी होनी है और किस एविडेंस के आधार पर होनी है ये डिसीजन लेंगे। जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पर ही इनको डिटेन किया गया था और अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में हैं उस पर गहन विवेचना विवेचक कर रहे हैं और
आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पर कार्य कर रही है और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह राजधानी श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के जिलों में कई छापे मारे। एनआईए ने थाना पंथा चौक के लास्चान बीक क्षेत्राधिकार निवासी अब्दुल गनी पुत्र मोहम्मद शफी वानी के आवास पर छापेमारी की। एनआईए ने अधिकारियों ने आवास की तलाशी ली और बाद में मोहम्मद शफी और उनके बेटे रईस वानी के मोबाइल फोन भी जब्त किए। शफी को हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ के लिए थाना पंटा चौक ले जाया गया। अनंतनाग में बमनू सदीवार निवासी गुलाम मोहम्मद पुत्र बशीर अहमद पद्दार के आवास पर छापेमारी की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार बारामूला जिले के कुछ ठिकानों पर भी एनआईए ने छापेमारी की है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डिप्लोमेसी में मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व देने वाली हमारी नीति ने दुनिया को एहसास कराया है कि भारत सिर्फ अपने हित के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक मानवता के लिए भी काम कर रहा है। सबका साथ सबका विकास का हमारा मंत्र देश की सीमाओं के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। आज हम आयुष्मान भारत के लिए ही नहीं बल्कि आयुष्मान विश्व के लिए भी कार्य कर रहे हैं। योग और आयुर्वेद को उसे लेकर के दुनिया भर में जो जागरूकता आ रही है वो भी राइजिंग इंडिया का ही एक प्रतिबिंब है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र और इससे संबंधित कार्यक्रमों के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री इने एरिक्सन सोरेट के साथ अपनी यूएनजीए बैठकों की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने सुरक्षा परिषद में साथ काम करने की सराहना की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान को लेकर भी व्यापक विमर्श हुआ। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन के साथ भी बैठक की। दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक संबंधों, आर्थिक, ऊर्जा और विकास सहयोग संबंधों पर चर्चा की। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस के साथ भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रोड मैप 2030 की प्रगति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने व्यापार क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चर्चा की। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारत के यूएनजी एजेंडे के बारे में बताते हुए कहा कि भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, टीकों तक न्याय संगत और सस्ती पहुंच, हिंद प्रशांत और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे वैश्विक मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में आवाज उठाएगा। तिरुमूर्ति ने कहा कि 76वें यूएनजीए सत्र में कोविड-19 महामारी और अफगानिस्तान घटनाक्रम के हावी रहने की उम्मीद है। This UNGA is an important occasion for India as well, for many reasons. There is an expectation that India
as the leading voice of the developing world, as well as a member of the UN Security Council, will use its voice to take up global issues such as climate change, sustainable development goals, equitable and affordable access to vaccines, poverty eradication and economic recovery, women's empowerment and their participation in governance structures, terrorism, peacekeeping and peace building, UN Security Council reforms, etc. And we have done so before, and we will continue to do so. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत दुनिया भर में वैक्सीन की समान पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। Many developing countries which have not had adequate access to the vaccines are naturally extremely concerned about what are we going to do next. And in this, you're aware that India has been at the forefront in fighting against the pandemic, be it through our national efforts or through multilateral and plurilateral cooperation. And we will definitely reinforce the several initiatives which we have taken to ensure vaccine equity and also to ensure access and availability of vaccines for developing countries which have not yet been brought into the ambit of vaccine distribution. And as you are already aware again, Prime Minister has also made available our CoWIN digital platform as a global good to the international community. I think these are some of the highlights which we will be taking up with the international community when it comes up in the UNGA. उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी और इसके मानवीय प्रभाव के अलावा सत्र के उच्च स्तरीय खंड में जिन मुद्दों के हावी रहने की संभावना है उनमें वैश्विक आर्थिक मंदी, आतंकवाद और संबंधित मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, मध्य पूर्व और अफ्रीका में चल रहे संघर्ष भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में हाल ही के घटनाक्रम और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार भी इसमें शामिल हैं। Issues relating to Afghanistan and certainly issues relating to terrorism will be extremely important. Our Prime Minister has already made our stand very clear in his recent address to the SCO summit last week. And in his statement, the Prime Minister dealt with some very specific issues relating to non-inclusive, non-negotiated transition of power. He emphasized the need for representation of all sections, including women and minorities, the impact of fundamentalism and instability on terrorism and extremist ideologies. India has always been at the forefront to push for a joint and collective effort to combat terrorism. We will stop all attempts to weaken the collective resolve of the member states to fight terrorism or to provide justification for terror. और अमेरिका में आज से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की शुरुआत हो रही है। बतौर राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण से पहले जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि गुटेरेस द्वारा अमेरिका और चीन से अपने संबंधों को सुधारने का आग्रह करने के बाद ये बैठक हुई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ किए गए पनडुब्बी सौदे पर फ्रांस से नाराजगी और अफगानिस्तान से बाहर निकलने से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साथ एक मजबूत साझेदारी पहले की तुलना में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और कोई भी देश अकेले प्रमुख समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकता। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में विश्व नेताओं की बैठक में जॉनसन ने अमेरिका सहित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं से प्रतिवर्ष $100 बिलियन जलवायु कोष की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। और कनाडा में पहले चरण का मतदान होने के बाद आए परिणामों के मुताबिक देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन बहुमत से अब भी दूर है। खबरों के अनुसार लिबरल पार्टी ने किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, लेकिन अधिकतर सीटों पर बड़ी जीत की ट्रूडो की मंशा पूरी नहीं हो पाई है। और दूसरी ओर कंजर्वेटिव पार्टी के नेता एरिन ओटोल ने चुनावों में अपनी हार स्वीकार कर ली है। और अमेरिका नवंबर से कोविड का टीका ले चुके अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यात्रा प्रतिबंधों में ढील देगा, जिसमें भारत, ब्रिटेन, ब्राजील और अधिकांश यूरोपीय देशों के लोग शामिल हैं।
व्हाइट हाउस के कोविड-19 समन्वयक जेफ जेंस ने कहा है कि अमेरिका की यात्रा करने वाले सभी विदेशी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले टीकाकरण के प्रमाण के साथ एक कोविड-19 नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी दिखानी होगी, जो उड़ान से 3 दिनों के भीतर की होनी चाहिए। जो बाइडेन टीका नहीं लेने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए जांच नियमों को भी कड़ा करेंगे, जिन्हें अमेरिका वापसी से 1 दिन के पहले और देश पहुंचने पर जांच करानी होगी। जेंस ने कहा कि टीके की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के इस फैसले पर खुशी जताई। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही थी। पूरा यूरोपियन यूनियन 27-28 देश, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर स्थित पत्नी टॉप के नजदीक आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 2 पायलट जख्मी हो गए हैं। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों ने पत्नी टॉप के निकट हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा था, जिसकी सूचना मिलते ही राहत कर्मियों को वहां भेजा गया। बताया जा रहा है कि सेना के 2 हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ इलाके में गुलमर्ग से ऊधमपुर लौटने के क्रम में उड़ान भरने के बाद खराब मौसम और कोहरे का उन्हें सामना करना पड़ा, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि दूसरा हेलीकॉप्टर सुरक्षित है। और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया की हलचलों से रूबरू करा रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दुबई में खेला जाएगा। दुबई में खेले गए 34 आईपीएल मैच में पहली पारी का औसत स्कोर 166 रहा है। इन दोनों ही टीमों के पास शानदार बल्लेबाज हैं। ऐसे में आज एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। तालिका में फिलहाल राजस्थान रॉयल्स 6ठे और पंजाब किंग्स 7वें स्थान पर है। अब बात कल खेले गए मैच की। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में कल खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम 19 ओवर में सिर्फ 92 रन बनाकर आउट हो गई। टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और देवदत्त पडिक्कल ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में केकेआर ने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 10 ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 48 और वेंकटेश अय्यर ने 41 रन बनाए। इस हार के बाद आरसीबी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, वहीं केकेआर 5वें स्थान पर आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान पहुंचने के बावजूद सुरक्षा कारणों से दौरा कैंसिल कर दिया था और अब इसी कड़ी में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीम को अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन अब ईसीबी ने साफ कर दिया है कि टीम अक्टूबर में पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी। ईसीबी की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का दौरा करना T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है। विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पाकिस्तान क्रिकेट के सामने एक और नई मुश्किल आ गई है।
इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल रद्द कर दिया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने विचार विमर्श करने के बाद दौरा रद्द करने का फैसला किया। ये इंग्लैंड का 2005 के बाद पहला पाकिस्तान का दौरा होता। ईसीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में हमने T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों के लिए पाकिस्तान में मैच खेलने की हामी भरी थी। इसके अलावा महिला टीम को भी पुरुष टीम के साथ पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन इस वीकेंड बैठक की और ये फैसला किया कि महिला और पुरुष टीम के अक्टूबर में पाकिस्तान दौरे से हटने का फैसला लिया जाए। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड ने जब सुरक्षा कारणों से अपना दौरा रद्द किया था, उसके बाद से ही इंग्लैंड के दौरे पर भी सवाल उठने लगे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष रमीज राजा ने ईसीबी के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। रमीज राजा ने ट्वीट किया, इंग्लैंड का अपनी प्रतिबद्धता से हटने और अपने क्रिकेट समुदाय के एक सदस्य से वादा पूरा न करने से निराश हूँ, जबकि इस समय हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ईसीबी की माने तो बोर्ड को ये भी लगता है कि ये दौरा T20 वर्ल्ड कप के लिए सही तैयारी नहीं होता। बोर्ड को ये भी लगता है कि बायो बबल के चलते खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। वैसे जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए ये काफी निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि सुरक्षा का हवाला देकर न्यूजीलैंड की टीम पहले ही पाकिस्तान से बिना खेले लौट गई और अब इंग्लैंड के इस कदम ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा पैदा कर दी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रजनी के पास। धन्यवाद सुचित्रा। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरे देश के किसी गरीब को उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। किसी की जिंदगी में ऐसे बुरी अवस्था नहीं आनी चाहिए। और अगर कई मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। और ये खबर है एक ऐसे पुल की जिसने उस इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 25 दिसंबर 2018 को इस पुल का उद्घाटन किया था। डिब्रूगढ़ के बोगीबील पुल पर पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये शाम को खूबसूरत दृश्य असम में डिब्रूगढ़ जिले में बने बोगीबील पुल के हैं। ये पुल असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। बोगीबील पुल के बन जाने से अब डिब्रूगढ़ से धेमाजी जाने में महज 3 घंटे लगते हैं, जबकि पहले इसके लिए पूरा दिन लग जाता था। कैसे एक पुल लोगों के बदलाव को आगे बढ़ाता है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है, कैसे संपर्क बेहतर होना इलाके में बदलाव की तस्वीर लिखता है। पुल ने इस पूरे इलाके में डिब्रूगढ़ और उसके आसपास धेमाजी की तस्वीर बदली है, यहाँ के लोगों का जनजीवन बदला है। अभी ये ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ पुल का जो लखीमपुर है, धेमाजी है, ये बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एकदम विश्वनाथ चारियाली तक ये पूरा लोगों के साथ, ये नॉर्थ बैंक के साथ इसका जुड़ गया। दक्षिण और उत्तर जो पार है उसका लोगों में बीच एक रिश्ता बन गया और व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत या बढ़ावा आ गया। उस पार का जो खेती बाड़ी का आदमी है, जो फसल उगाता था, इतना उन लोगों को मुनाफा नहीं मिलता था उस पार का आदमी का। जब इस पार में हम लोग का ये पुल बनने के बाद दोनों पार का आदमी हम लोग क्या करते, इस पार से जाके उस पार का सब्जी खेत का, बाड़ी का, सभी खेत का फसल हम लोग ले आकर के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, डिगबोई, दुलियाजान, मरान, बोलना जाए तो जोरहाट, सभी में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। धेमाजी साइड से पेशेंट आने के लिए आगे फेरी चलता था। यहाँ पे बोगीबील फेरी घाट बोल के एक जगह था, यहाँ से फेरी चलता था, 10-12 फेरी जाता था आना जाना करने के लिए। वो लोग पेशेंट लेके फेरी में पेशेंट लेके आता था। अभी उस पार से आपका डिब्रूगढ़ मेडिकल में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12 बजे 3 बजे रात को जब भी जैसे मन जाए, इस ब्रिज के वजह से हम लोग आना जाना कर सकते हैं। सभी लोग इधर आ सकते हैं, उधर जा सकते हैं। बहुत डेवलप हुआ है, अर्थनैतिक दिशा में भी हम लोगों का बहुत उन्नति हुआ है। ब्रिज होने की वजह से हम लोगों का यहाँ पे बहुत सारा लोगों को काम मिला,
और उसकी वजह से हम लोगों का आर्थिक अवस्था बहुत अच्छा हुआ है। बोगीबील पुल के बनने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच आवाजाही भी आसान हुई है। सामरिक दृष्टि से भी ये पुल काफी अहम है। ये पुल हमारे देश के लिए, असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, यही बात कहना चाहता हूँ। और यहाँ जो नॉर्थ बैंक साउथ बैंक का आदमी है वो तो नज़दीक बढ़ गया, कल्चरली एसिमिलेट हो रहा है, इकोनॉमिकली। यहाँ डिब्रूगढ़ में है, ऑयल सीट है, टी गार्डन है, गैस केकर है, मेडिकल है, यूनिवर्सिटी है। वो साउथ बैंक का आदमी, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी, वो अरुणाचल भी है, अरुणाचल में भी आदमी लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए बहुत अभी सुविधा हो रहा है। देश के लिए, समाज के लिए, हित के लिए ये कितना बढ़िया अच्छा एक पुल बना तो लोगों का सुविधा हुआ। अभी उस पार का से जो लोग आते थे यहाँ फेरी में आना जाना करते थे, उन लोग को इतना तकलीफ था, लेकिन अब ये पुल बन जाने के बाद सब लोग के लिए सुविधा हो गया। सुविधा हुआ सबको आना जाना में, इसे ऊपर उस पार के लिए, इसे मेडिकल से आना जाना के लिए अच्छा हुआ। ये तो फेरी से बहुत दुर्घटना होता रहा, अभी ठीक हुआ है, दो पुल बन गया। तो चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक हों, चाहे चाय बागान में काम करने वाले कर्मचारी हों, व्यापारी हों, सभी इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल एक पुल ने एक बदलाव की कहानी लिखी है। डिब्रूगढ़ में, उसके दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी तरफ के इलाके में, और जो कनेक्टिविटी है वो होने से लोगों के बीच मेल जोल बढ़ा है, व्यवसाय बढ़ा है और इलाके में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। बोगीबील पुल का काम वर्ष 2002 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुआ था। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क सेतु है। कोई पुल कैसे किसी क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख सकता है, बोगीबील पुल इसका बेहतरीन उदाहरण है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो समाज को विकास से जोड़ता एक पुल, एक सेतु। देश में नवरात्रों की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। हर साल की तरह गुजरात में भी गरबा को लेकर जोश भरा हुआ है। फिर वो चाहे बच्चे हों या दादी नानियां, रोज घंटों तक अभ्यास कर अपने गरबे को और निखार रही हैं। जिस उम्र में दादी नानियां अपने पोते पोतियों और नाती नतिनों को परियों की कहानी सुनाती हैं, उस उम्र में सूरत की दादियां और नानियां डांस के लटके झटके सीख रही हैं। कहावत है कि उम्र सिर्फ संख्या है, और इस कहावत को सूरत की ये वरिष्ठ नागरिक महिलाएं सच साबित करने में जुटी हुई हैं। नवरात्र के आने से पहले ये दादियां अपने गरबे की तैयारियां पूरी कर लेना चाहती हैं। सूरत में 60 से लेकर 85 साल की इन दादियों में से कईयों की तो सर्जरी भी हो चुकी है, या फिर किसी को घुटने या कमर में दर्द की शिकायत रहती है। लेकिन इनकी जिंदादिली और जज्बे का ही कमाल है कि ये महिलाएं न सिर्फ खुद की तंदुरुस्ती के लिए डांस सीख रही हैं, बल्कि ये रियलिटी शो में भी जाने की तैयारियां कर रही हैं। सूरत की मीना मोदी एकेडमी में ऐसी 25 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक महिलाएं हैं जो रोजाना डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। इनकी डांस के प्रति संजीदगी का आलम यह है कि ये रोजाना 2 से 3 घंटे डांस सीखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन का आनंद मनाने की, उत्सव मनाने की कोई उम्र नहीं होती, और त्योहारों का भी सीजन आने वाला है, तो आप भी उनका आनंद उठाएं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। आज मिड डे प्राइम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।